2014 और 2019 में ऑपोजिशन पार्टीज एक सीरियस थ्रेट नहीं प्रेजेंट कर पाए थे नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी को। इस बार ऑपोजिशन पार्टीज ने एक अलायंस बनाया है, तो क्या 2024 में ये ऑपोजिशन अलायंस मोदी लेड बीजेपी को हरा सकता है? यही समझने की कोशिश करेंगे हम प्योर पॉलिटिक्स के एपिसोड नंबर 1 में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्योर पॉलिटिक्स एपिसोड नंबर 1। साल था 2018, कर्नाटका के इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और कॉन्फिडेंट थी कि वो सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, उसने जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को सीएम पद के लिए सपोर्ट किया, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर थे। बीएसपी भी इस पोस्ट पोल अलायंस का हिस्सा बनी। कहा जाता है कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इसलिए किया कि वो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक संदेश देना चाहती थी कि वो कितना एकोमोडेट कर सकती है हर किसी को, जस्ट फॉर द सेक टू डिफीट बीजेपी। एचडी कुमारस्वामी सीएम बने और उन्होंने जब वोट टेकिंग सेरेमनी करी तो उसमें स्टेज शेयर किया कांग्रेस की सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के साथ, मायावती के साथ, अखिलेश यादव के साथ, हेमंत सोरेन के साथ और शरद पवार के साथ। और ये लगा कि इंडिया में ऑपोजिशन यूनिटी हुई है और ऑपोजिशन की सारी पार्टीज शायद एक अलायंस बना के मोदी लेड बीजेपी को एक चैलेंज पोज करेंगे। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 इलेक्शंस, बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने अलायंस बनाया, जिसमें कांग्रेस को कोई जगह नहीं मिली। और ऐसे ही पूरे देश में कोई ऑपोजिशन अलायंस जो कि पूरा पैन इंडिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं बना। कोई यूनिटी के एफर्ट भी नहीं दिखे, कोई मीटिंग्स नहीं हुई, कोई जॉइंट पब्लिक रैलीज नहीं हुई और कोई ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हुई। एज अ रिजल्ट बीजेपी ने आसानी से वो इलेक्शन जीता और कांग्रेस लेड अलायंस कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि पैन इंडिया अलायंस नहीं बन पाया और नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी फिर से पावर में आई। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डेट, आज जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी बात करते हैं कि वो बीजेपी के साथ एक लॉन्ग टर्म अलायंस बिल्ड करेंगे। ये है पॉलिटिक्स, ये है प्योर पॉलिटिक्स। लेकिन एक चीज़ और है जो इन 5 सालों में चेंज हुई है, वो है ऑपोजिशन की यूनिटी। ऑपोजिशन की तमाम बड़ी पार्टियों ने एक इंडिया व्लॉग बनाया है जो कि बीजेपी को इस बार सीरियस थ्रेट देता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार ऑपोजिशन ऑर्गेनाइज्ड है, इस बार ऑपोजिशन यूनाइट हुआ है, इस बार ऑपोजिशन के पास एक प्लान भी दिख रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन आखिर एक साथ आया कैसे है। तो इस सब की शुरुआत तब हुई जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 2019 का बिहार इलेक्शन उनका आखिरी इलेक्शन होने वाला है, वो एक नेशनल रोल सर्च कर रहे थे। और इसी क्रम में वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलते हैं। कहा जाता है कि उस मीटिंग में राहुल गांधी और खड़गे ने एक ऑपोजिशन यूनिटी की बात करी और नीतीश कुमार को ये जिम्मा दिया कि आप जाइए, तमाम लीडर्स से मिलिए और ऑपोजिशन यूनिटी की एक बिसाक बिछाइए। नीतीश कुमार ने तब बहुत सारे स्टेट्स का दौरा किया और अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स से मिले, जैसे शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी बहुत सारे लीडर। यहाँ पे गौर करने की बात यह भी है कि वो ऐसी पार्टीज से भी मिली जो बीजेपी के फेवर में दिखाई देती हैं, जैसे बीजेडी के नवीन पटनायक। नीतीश कुमार ने इन लीडर्स को सजेस्ट किया कि हमें एक साथ बैठकर बीजेपी के खिलाफ अपना डिस्कशन करना चाहिए और हमें तय करना चाहिए कि ऑपोजिशन किस तरह से यूनाइट हो सकता है इस देश में और कैसे वो बीजेपी के सामने एक चैलेंज पेश कर सकता है। इसी क्रम में एक मीटिंग शेड्यूल थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे लीडर जो कि कांग्रेस के साथ अभी इतना सहज महसूस नहीं कर रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये मीटिंग किसी कांग्रेस शासित राज्य में ना हो करके एक ऐसे राज्य में हो जहां पर अपोजिशन के ही किसी और पार्टी की सरकार है। और इसी क्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह सजेस्ट किया कि ये मीटिंग नीतीश कुमार के स्टेट बिहार की राजधानी पटना में हो और ये बात तय हो गई। 23 जून को पटना में विपक्ष के तमाम नेताओं को पटना में इकट्ठा किया और 14 पार्टी के लीडर्स वहां पे मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे लीडर भी मौजूद थे जो कांग्रेस के साथ इससे पहले सहज महसूस नहीं कर रहे थे। ये मीटिंग इतनी पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई
कि ये डिसाइड हुआ कि अगली मीटिंग किसी कांग्रेस शासित स्टेट में ही होगी, लेकिन सिर्फ एक नाराज फूफा इस मीटिंग से निकले, जो कि थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जिन्हें समर्थन नहीं मिला कांग्रेस का दिल्ली ऑर्डिनेंस के मुद्दे पे इस मीटिंग के दौरान। और उन्होंने ये बात तय करी कि जब तक कांग्रेस दिल्ली ऑर्डिनेंस पे उन्हें समर्थन नहीं करेगी, वो कांग्रेस के साथ साझा नहीं करेंगे। इस मीटिंग में ऑपोजिशन की पार्टीज ने ये डिस्कस किया कि कैसे हम 300 से 400 सीटों पे एक सिंगल उम्मीदवार उतारें, ताकि एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो बीजेपी और ऑपोजिशन के बीच। इसी क्रम में दूसरी बैठक हुई जुलाई 18 से 19 के बीच में बैंगलोर में, जो कि एक कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक का हिस्सा है। इस मीटिंग को भी काफ़ी पॉजिटिव बताया गया और इसी मीटिंग में अपोजिशन पार्टीज ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा। इंडिया माने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ताकि वो देश के सिटीजन्स और पूरी दुनिया को ये संदेश दे सकें कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया की है। एक निगेटिव बात जो इस मीटिंग से निकली वो थी रिपोर्ट्स, जिसमें ये बताया गया कि नीतीश कुमार काफ़ी नाखुश हैं इस मीटिंग से और वो जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि उन्हें अभी तक कन्वीनर डिक्लेयर नहीं किया गया है इंडिया अलायंस का। 2 सफल मीटिंग्स के बाद अपोजिशन की मीटिंग हुई मुंबई में, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी के साथ जा चुके थे और ये मीटिंग एक मैसेज देने का ज़रिया थी कि शरद पवार के साथ जो हुआ है, अपोजिशन पार्टीज़ उनके पूरी तरीके से साथ हैं। अगस्त 31 और सितंबर 1 को हुई इस मीटिंग में 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस करी गई, जिसको अनऑफिशियली लेड कर रहे थे शरद पवार खुद, और इसमें इंक्लूडेड थे स्टालिन, हेमंत सोरेन, अमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल और भी बहुत सारे लीडर। इसके अलावा कैंपेन कमेटी, सोशल मीडिया टीम, मीडिया ग्रुप और रिसर्च ग्रुप भी फॉर्म हुआ था। एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया कि अपोजिशन पार्टीज लोकसभा इलेक्शन साथ में लड़ेंगी एज फार एज पॉसिबल। जॉइंट रैलीज की भी इस मीटिंग में बात हुई, और बात हुई स्लोगन की, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जो कि काउंटर करने को था इंडिया वर्सेस भारत डिबेट को। तो अभी तक एक बात तो साफ हो चुकी है कि अपोजिशन जो 2014 में था और जो 2019 में था, उससे कहीं बेटर पोजीशन में 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले दिख रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि नंबर्स क्या कहते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो उसके हिसाब से एनडीए के जो करंट घटक दल हैं उनकी स्ट्रेंथ अराउंड 315 है लोकसभा में, और यूपीए के जो करंट घटक दल हैं उनकी स्ट्रेंथ है अराउंड 150। यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे हमने माइनस किया है जेडीयू को, शिवसेना की स्ट्रेंथ को, क्योंकि वो पहले तो बीजेपी अलायंस का हिस्सा थे 2019 में, बट अभी नहीं है। अगर वोट परसेंट की बात करें तो ये दोनों अलायंस का वोट अराउंड 41% होता है। और अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो 2019 के इलेक्शन में टोटल 61 करोड़ वोट्स पड़े थे, जिसमें इन दोनों अलायंस को करीब 25 करोड़ वोट्स पड़े थे। इसका मतलब ये क्लोज इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर यहाँ से ऑपोजिशन की यूनिटी बरकरार रहती है तो बीजेपी के सामने एक सीरियस थ्रेट है, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के पास वोट्स में परसेंटेज में एक बड़ा गैप हमें दिखता था अपोजिशन और बीजेपी के बीच में, वो यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों अलायंस एनडीए और जो अपोजिशन का अलायंस है दोनों करीब 25 करोड़ वोट्स पे दिख रहे हैं 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स के हिसाब से। अब अगर हम स्टेट वाइज स्ट्रेंथ की बात करें तो बीजेपी या एनडीए की सरकार अभी 12 स्टेट्स में है। उन 12 स्टेट्स में करीब 219 लोकसभा सीट्स हैं, और अपोजिशन की सरकार करीब 11 स्टेट्स में है जिसमें करीब 240 लोकसभा सीट्स हैं। यह भी यही संकेत करता है कि ये क्लोज इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी कि स्टेट इलेक्शंस और जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटर दूसरी तरीके से वोट करता है। अब अगर ओपिनियन पोल्स की बात करें तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल्स के हिसाब से एनडीए अभी 296 से 236 सीट्स के बीच में, वहीं पे ऑपोजिशन अलायंस करीब 160 से 190 सीट्स के बीच में जीत सकता है। इंडिया टुडे के पोल के हिसाब से एनडीए 306 सीट्स पे और ऑपोजिशन अलायंस 193 सीट्स पे जीत सकता है। वहीं पे स्मॉल बॉक्स इंडिया के सर्वे के हिसाब से एनडीए
करंटली 255 सीट्स जीत सकता है और अपोजिशन अलायंस 243 सीट्स जीत सकता है। और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम एक क्लोज इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक एक वोट की कीमत होगी और 2 से 5 करोड़ के बीच में डिफरेंस हो सकता है दोनों अलायंस का। बहुत ही क्लोज फाइट हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हम स्टेट्स देखें जहाँ पे ऑपोजिशन अलायंस बनने से कोई फ़ायदा होगा, तो वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, पंजाब, बंगाल और भी बहुत सारे स्टेट जहाँ पे ऑपोजिशन अलायंस का काफ़ी बड़ा फ़ायदा ऑपोजिशन की पार्टीज़ को मिल सकता है। ऐसे में अब हम बात करते हैं कि अपोजिशन के लिए क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे ऑपोजिशन बीजेपी को काउंटर कर सकता है और एक चैलेंज पोज कर सकता है। जहाँ एक तरफ हमने ये बात करी कि बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र जैसे स्टेट ऑपोजिशन के लिए एक अच्छे संकेत दे रहे हैं, वहीं पे हमें यूपी की बात ज़रूर करनी चाहिए। एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में बोला जाता है कि दिल्ली की गाड़ी हमेशा लखनऊ से होते हुए जाती है, और हमने पास्ट में देखा भी है कि जितने भी पीएम कैंडिडेट्स होते हैं वो मोस्टली यूपी से इलेक्शन लड़ना प्रेफर करते हैं, या यूपी के वोट्स की बहुत कीमत होती है, क्योंकि यूपी में कुल 80 लोकसभा सीट्स हैं। नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात के सीएम थे तो वो यूपी में आके वाराणसी से इलेक्शन लड़े थे, क्योंकि उन्हें यूपी की इम्पोर्टेंस समझ में आती थी। लेकिन आज ऑपोजिशन पार्टीज के लिए यूपी एक ऐसा पजल बन गया है जिसको सॉल्व करना आसान तो बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव बिल्कुल एक्टिव दिखते नहीं है यूपी के ग्राउंड पे। और 2019, 2022 और ओपिनियन पोल्स सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि यूपी में एनडीए 70 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टीज को अगर सच में एक थ्रेट पेश करना है बीजेपी को, तो यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पे उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे गौर करने की बात यह भी है कि बेंगलोर, पटना और मुंबई में 3 बैठकें विपक्ष की हो चुकी है और चौथी बैठक की तैयारी है, जिसको बोला जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली है। बट यूपी जो कि 80 सांसद भेजता है, वहां पे एक भी मीटिंग ऑपोजिशन की अभी तक नहीं हुई है। अखिलेश यादव जो कि हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज के अलायंस में सहयोगी, लेकिन उनका एक एक्टिव रोल नहीं दिख रहा है उस अलायंस में। वो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर सामने बोले भी नहीं है। वो बस एक बात बोल रहे हैं कि मैं यूपी में इस अलायंस का नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन नेतृत्व करने के लिए ग्राउंड पे आना भी बहुत ज़रूरी है। तो यूपी में ऑपोजिशन पार्टीज को बहुत काम करने की ज़रूरत है अगर वो सच में बीजेपी को एक थ्रेट पोज करना चाहते हैं 2024 के इलेक्शंस में। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा उन 185 सीट्स का जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है बीजेपी और कांग्रेस का। इन करीब 185 सीट्स में कांग्रेस लास्ट इलेक्शंस में सिर्फ 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और एक बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया था। हमने जहाँ पे ये देखा कि अलायंस की वजह से काफ़ी स्टेट्स में ऑपोजिशन की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा, वहीं पे ये 185 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे इस ऑपोजिशन यूनिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। तो ओनली वे जिस चीज़ से कांग्रेस या ऑपोजिशन अपने आप को मजबूत कर सकता है इन स्टेट्स में, वो है कांग्रेस का रिवाइवल होना इन स्टेट्स में। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस अच्छा भी करती आई है स्टेट इलेक्शन में, और उसे यही चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी नेशनल इलेक्शन में, जैसे हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, जैसे हमने देखा कर्नाटक में। ये 185 सीट्स आती हैं स्टेट्स लाइक राजस्थान, एमपी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस और पूरे अपोजिशन को इन 185 सीट्स पे खासकर ध्यान देना पड़ेगा अगर वो सच में एक सीरियस चैलेंज प्रस्तुत करना चाहते हैं बीजेपी के सामने 2024 के इलेक्शंस में। अगला एक फैक्टर होगा बीएसपी, क्योंकि बीएसपी ना केवल यूपी में बल्कि इन 185 सीट्स में जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वहाँ पे हर स्टेट्स में करीब 5 से 7% वोट शेयर रखती है। और अगर वो ऑपोजिशन के अलायंस में पार्ट बनती है तो ऑपोजिशन के लिए ना सिर्फ यूपी में अच्छा होगा, बल्कि इन 185 सीट्स पे जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है बीजेपी और कांग्रेस का, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और हो जाता है जो कि है नॉन अलाइड पार्टीज़। वो पार्टीज़ जो अभी तक किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है, जैसे कि बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल और बीजेडी। ये पार्टीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि 2019 इलेक्शन के रिजल्ट्स के हिसाब से 10% से ज़्यादा वोट शेयर और 11 करोड़ क्रूशियल वोट इन पार्टीज के पास है। तो ऑपोजिशन को ये ट्राई करना होगा कि इनमें से मैक्सिमम पार्टीज उनके फेवर में आए, उनके अलायंस का हिस्सा बने या पोस्ट पोल उनका समर्थन करें। अगर
वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं। तो ये था प्योर पॉलिटिक्स का एपिसोड नंबर 1, जहाँ पे हमने समझने का ट्राई किया कि क्या बदला है 2019 और 24 के बीच में, क्या है नंबर गेम ऑपोजिशन का, और क्या वे फॉरवर्ड है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बीजेपी के सामने एक चैलेंज प्रस्तुत करने के लिए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ग्रोथ में एक अहम भूमिका अदा करें। थैंक यू सो मच।